इंदिरा गांधी जिसके नाम पर कांग्रेस वोट खाती है, तो वो याद करती है कि मैं सीताराम बाजार के साथ में जुड़ी हुई हूँ। हमारे उस सीताराम बाजार के अंदर जनाब प्रशांत साहब तशरीफ लाए हैं। मैं मनीष शर्मा से कहूँगा कि वो सीताराम बाजार वालों की तरफ से इनको स्वागत करें। शकील साहब माला जरूर पहनेंगे और वो पहनाएंगे हम सब जब वो जीत जाएंगे। प्रधान जी का स्वागत करने के लिए तो हमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं कहूँगा कि प्रधान जी भी यहाँ पर अपने गुप्तों भाई और बहनों, 5 साल के बाद फिर से चुनाव आया है। फिर से दिल्ली वासियों को अपनी वोट देने का मौका मिला है। हर 5 साल में एक मौका मिलता है। हर 5 साल में दिल्ली वासियों के सामने वही चेहरे, वही पार्टियां सामने दिखती हैं जो पहले से देखते आए हैं। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भाजपा, जो बड़े बड़े वादे करती है और उसके बाद भ्रष्टाचार के कारण सब वादों को ठुकराती है और सब चीजों को लूटती है। सारा पैसा यहाँ का, जो कि यहाँ की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सब लूट लिया गया। सिर्फ यही नहीं, सरकार की सारी संपत्ति लूटी जा रही है। भ्रष्टाचार के चलते हुए सिर्फ सरकार की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति ही नहीं लूटी जा रही, बल्कि ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो कि जनहित से हटकर बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। इसका परिणाम एक तरफ तो ये हो रहा है कि हिंदुस्तान लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ये नापता है कि देश में कितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, कितने लोगों को शिक्षा मिलती है, कितने लोगों को पानी मिलता है, कितने लोगों को खाना मिलता है, उसमें लगातार हिंदुस्तान गिरता चला जा रहा है। और आज बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के भी नीचे पहुंच गया। आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 49% बच्चे इस देश में भूखे रहते हैं, यानी कि आधे बच्चे देश के भूखे रहते हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। सिर्फ हिंदुस्तान वो देश है जहां आधे बच्चे भूखे रहते हैं। यही नहीं, पिछले 20 साल में कम से कम 3 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्या कर ली। ये इतिहास में किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ। और ये भ्रष्टाचार चलते हुए, जैसे मैंने बोला, सिर्फ इस देश की संपत्ति नहीं लूटी गई, सिर्फ जनता की संपत्ति नहीं लूटी गई, सिर्फ नीतियां ही जनहित से हटकर नहीं बनाई गई, बल्कि इस देश में एक ऐसा भ्रष्ट माफिया पैदा हो गया है जो इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर काबिज है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि सिर्फ राजसिक व्यवस्था के ऊपर नहीं काबिज है, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को अपना गुलाम बना लिया है इन कंपनियों ने। इसका उदाहरण, इसका एविडेंस आपको, अगर आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने मीरा राडिया के जो टेप है उनके बारे में सुना होगा। मीरा राडिया इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों की कॉरपोरेट लॉबीज थी। उनको ये रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियां करोड़ों रुपया देती थी कि मंत्रिमंडल उन कंपनियों के हित में बनाया जाए।
कौन आदमी मंत्री बने, कौन आदमी ना बने, ये सब वो लोग तय करते थे। क्या नीति बनाई जाए, क्या नीति ना बनाई जाए, वो भी वो कंपनियां तय करती थी। कौन आदमी अफसर बने, कौन आदमी ना बने, कौन सेक्रेटरी बने किस डिपार्टमेंट का, कौन रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बने, ये भी वो कंपनियां तय करती थी। अखबार में क्या छपे ना छपे, वो भी वो कंपनियां तय करती थी। न्यायपालिका में क्या फैसला हो, किसके हित में फैसला हो, किसके हक में फैसला हो, ये भी वो कंपनियां तय कर रही थी। ये सब सार्वजनिक तब हुआ जब नीरा राडिया के फोन की बातचीत जो होती थी अफसरों से, मंत्रियों से और लोगों से, अखबार के संपादकों से, वो सब सार्वजनिक हुई। लेकिन वही बातचीत आपको ये भी दिखा रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी इन कंपनियों की गुलाम बन चुकी है। सिर्फ दो उदाहरण काफी हैं। एक बातचीत होती है नीरा राडिया की रंजन भट्टाचार्य से, जो वाजपेयी जी के दामाद थे। रंजन भट्टाचार्य उनसे कहते हैं नीरा राडिया से कि कल मुझे मुकेश अंबानी मिले थे और मैंने मुकेश अंबानी से बोला कि तुम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हारे सब आदमी मंत्री बन गए, और उनका जवाब सुनने लायक है। मुकेश अंबानी कहते हैं रंजन भट्टाचार्य से, हाँ भाई, कांग्रेस तो अब अपनी दुकान है, यानी कि कांग्रेस से जो चाहे खरीद ले, जिसको चाहे मंत्री बना दे, जिसको चाहे मंत्री बनने से रोक दे। एक दूसरी बातचीत होती है नीरा राडिया की एनके सिंह से, जो कि हिंदुस्तान के वित्त सचिव थे, फिर प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और आज राज्यसभा के मेंबर हैं। और ये बातचीत ये दिखाती है कि भाजपा तो पूरी तरह से अंबानी के जेब में है। इसमें एनके सिंह नीरा राडिया को बताते हैं कि भाई आज कल मैं इस काम में जुटा हूं कि कैसे प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया बिल, फाइनेंस बिल, जिसमें हमारी कंपनी, वो रिलायंस को हमारी कंपनी कहते हैं, जिसमें उनकी कंपनी यानी रिलायंस को 10,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की छूट देने का प्रावधान किया गया है, वो बिल कैसे पार्लियामेंट से पास हो जाए। और वो कहते हैं कि मुझे अभी पता लगा कि इसका विरोध राज्यसभा में अरुण शौरी करने वाले हैं भाजपा की तरफ से, और अगर अरुण शौरी ने इस बिल का विरोध कर दिया तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा और हमारी कंपनी को ये मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने फिर भाजपा के नेतृत्व से बात करके ये तय कर दिया कि राज्यसभा में अरुण शौरी नहीं बोलेंगे और उनकी जगह वेंकैया नायडू बोलेंगे। वेंकैया नायडू भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और फिर वो बात करते हैं कि वेंकैया नायडू तो हमारे ही आदमी हैं, हम रिलायंस के अफसर को भेजकर उनको समझा देंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और ठीक यही हुआ। अरुण शौरी ने करण थापर के साथ अपने इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि वास्तव में उनको बोलने के लिए कहा गया था, ऐन मौके पर उनसे बोला गया कि तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी जगह वेंकैया नायडू बोलेंगे। और वेंकैया नायडू ने उस बिल का समर्थन किया जिसकी वजह से वो बिल पास हो गया। ये दिखाता है कि भाजपा का पूरा नेतृत्व और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पूरी तरह से रिलायंस के जेब में थे। और इसी वजह से जब हमने रिलायंस के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लाखों करोड़ की गैस की जो लूट चल रही है उसका खुलासा किया, तो ना कांग्रेस की तरफ से कोई उनके खिलाफ बोला, ना भाजपा की तरफ से कोई उनके खिलाफ बोला। ये मोदी जी जो हैं
एक बार भी अंबानी के खिलाफ, जो अंबानी और अदानी ने मिलकर लूटा है, उसके खिलाफ नहीं बोले हैं। बल्कि हालात ये है कि गुजरात में अंबानी को 1 लाख एकड़, अदानी को 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन 1 रुपए गज से लेकर 16 रुपए गज में दे दी गई है समुद्र तट के किनारे, जबकि उस जमीन का बाजारी भाव हजारों रुपए गज है। तो पूरी तरह से लूट चल रही है और इस लूट को चलते चलते हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इस देश की मालिक बन गई हैं और इस देश के पूरे लोकतंत्र को चरमरा दिया है। जब हमने ये देखा कि भ्रष्टाचार की वजह से पूरा सिर्फ खजाना ही नहीं लूटा जा रहा, सिर्फ जनता का पैसा ही नहीं लूटा जा रहा, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को खतरे में ला दिया गया है, तब हमने ये तय किया कि इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और तब जब हमने इसका अध्ययन किया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करना जरूरी है, तो समझ में आया कि भ्रष्टाचार के जांच के लिए कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है देश में, और जो भी संस्था है वो सब सरकार के चंगुल में है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई भी संस्था जांच की सरकार के चंगुल में है। यानी कि जिसकी आपको जांच करनी है उसी के चंगुल में जांच संस्था, तो वो ईमानदारी से कैसे जांच कर पाएंगे, कैसे भ्रष्ट लोगों को पकड़ के जेल पहुंचा पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने एक जन लोकपाल का बिल बनाया, जिसमें कि ये था एक सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र और जिसके पास सबकी तहकीकात, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे पीएम तक सबकी तहकीकात करने का अधिकार हो और उनको जेल भिजवाने का अधिकार हो, उनके खिलाफ मुकदमे चलाने का अधिकार हो और जिसकी पूरी तरह से जवाबदेही भी हो और उसको उसका कामकाज बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है। उसके लिए हमने जन लोकपाल का बिल बनाया और हमने एक अभियान छेड़ा जिसमें जनता को आह्वान किया कि आप लोग सड़कों पर उतरिए और ये मांग करिए सरकार से, संसद से कि ऐसा कानून पास किया जाए। और आपको पता है कि अन्ना के नेतृत्व में वो पूरा आंदोलन चला, 1 साल से ज्यादा चला और उस आंदोलन में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे। हर ओपिनियन पोल, हर रेफरेंडम, हर सर्वे ये दिखा रहा था कि कम से कम 80% लोग इस देश के जन लोकपाल बिल जैसा कानून चाहते हैं। और जब ऐसा होता है किसी भी लोकतंत्र में तो वो कानून पास हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की इच्छा से ही कानून बनना चाहिए, जनता की इच्छा से नीतियां बननी चाहिए, जनता की इच्छा से सरकारी फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया संसद में जो कि भ्रष्टाचारी अफसरों को और संरक्षण देने का कानून था और उस बिल को भी नहीं पास किया गया। और जब हमने ये देख लिया कि ये सरकार कितना भी जन दबाव आ जाए, कितने भी लोग सड़कों पर उतर जाए, लेकिन सरकार इसको नहीं मानने वाली। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन ऐसी संस्था बन गई जो निष्पक्ष हो, जो भ्रष्टाचार का जांच कर सके, तो इनमें से आधे लोग सब जेल में पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने सिर्फ इंटरनेट पर ढूंढ कर ये निकाला कि कम से कम 15 केंद्रीय मंत्री इस सरकार के ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, लेकिन उनकी जांच नहीं करी जा रही। हमने उनके सब दस्तावेज लगाकर उनके खिलाफ एक चार्जशीट बनाई
और सार्वजनिक करी और सरकार से ये मांग करी कि अच्छा लोकपाल तो आपने नहीं बनाया, इनकी जांच तो करवाइए, लेकिन वो भी नहीं माने और बार बार ये कहते रहे कि तुम लोग कौन होते हो, तुम तो चुने हुए नुमाइंदे नहीं हो, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम तय करेंगे कि लोकपाल बने कि ना बने, हम तय करेंगे कि जांच हो कि ना हो, तुमको हिम्मत हो तो तुम हमको चुनाव में हरा कर दिखा। यही बार बार इनकी धौंस थी, क्योंकि इनको ये घमंड था, इनको ये भ्रम था कि कोई ईमानदार पार्टी, कोई ईमानदार व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये लोग तो चुनाव पैसे के बल पर, इनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपया है, काला धन है, भ्रष्टाचार का पैसा है और उस पैसे के बल पर, बाहुबलियों के बल पर और देश को कौम धर्म के नाम पर बांट बांट कर राजनीति करके ये लोग बार बार चुनाव जीत सकते हैं और कोई ईमानदार पार्टी जो ये सब ना करे इनको पराजित नहीं कर सकती। ये घमंड था इनको और इसीलिए बार बार यही धौंस दे रहे थे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे,